नहीं हो सकता? क्या जनरल कैटेगरी के अंदर गरीब लोग नहीं रहते हैं क्या? ऐसा क्यों सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, तो आर्थिक रूप से आरक्षण तो हम इन्हें दे ही नहीं सकते। तो लोगों ने पूछा क्यों नहीं दे सकते आरक्षण? आरक्षण कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम है नहीं वगैरह, क्या मतलब है आपका? सुप्रीम कोर्ट, हमें आपकी बात पसंद नहीं है, आपकी बात में कोई मजा नहीं आया है, कोई और जस्टिफिकेशन दो, कोई और कारण दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का केडी राठौड़ के इस नए शो में। बात यूं है, कुछ दोस्तों ऐसी हैं कि मैंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे इश्यू हैं, उनको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि कोई ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि आर्म फोर्सेस एक्ट है, उसके अंदर भी 5 से 7 एपिसोड बनेंगे, उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। भले ही कोई भी टॉपिक ट्रेंडिंग हो या ना हो, मुझे बेसिकली इन टॉपिक को जो है कवर करना पड़ेगा। एक ना एक दिन ट्रेंडिंग जरूर आ जाएंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक पर अभी वीडियो बनाने का मेरा कोई अभी इंटेंशन है नहीं। वैसे इन जो इश्यू है उनको कंप्लीट करना है। हमने संविधान की एक सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, अभी चल रही है दूसरी सीरीज जहां हम बात कर रहे हैं आरक्षण के बारे में, और हमने 4 एपिसोड इसके अंदर दे दिए हैं। आराम से देखिए आप, क्योंकि कंटेंट को काफी आसान तरीके से मैंने समझाया है। और हमने 4th एपिसोड में जहां पर बात खत्म की थी कि हुआ यूं कि दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस वालों ने सुप्रीम कोर्ट जी को कह दिया कि क्यों नहीं दे सकते आरक्षण। आपने 4th एपिसोड को देखा तो आपको पता ही होगा क्या मैंने बात की थी खत्म लास्ट में। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडब्ल्यूएस वालों को कि बात यूं है कुछ ऐसी दोस्तों कि आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, आपकी क्या किसी भी वर्ग की इकोनॉमिक कंडीशन है वो बदलती रहती है। आज कोई आदमी गरीब है तो अमीर बन सकता है, कल अमीर है तो कल गरीब बन सकता है। तो इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, किसी भी वर्ग की, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। और किसी भी सरकार के लिए उनके लिए मॉनिटर खड़ा करना कि देखो ये आदमी अमीर है कि गरीब है, देखो ये गरीब है कि अमीर है, ये इम्पॉसिबल है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट दिया। और दूसरी बात, आपको पता होगा कि हमारे जो गाँव के अंदर ऐसे बहुत सारे अमीर लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, और वो भी राशन की दुकान पर लाइन लगे हुए देखा होगा अपने 2 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से राशन लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बहुत सारे बोगस बंदे होते हैं, बोगस बोले तो झूठे, मतलब आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं गाँव के अंदर जो नकली डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ये देखो मेरी झोंपड़ी, फोटो खिंचवाया और काम बन गया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे जो बोगस बंदे होते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, जो बेसिकली अमीर लोग होते हैं, वो नकली डॉक्यूमेंट बनाकर गरीबों का हक मारते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो आर्थिक रूप से आरक्षण तो हम इन्हें दे ही नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी बात यह दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात यूं ऐसी कि जो जाति है ना वो कभी चेंज नहीं हो सकती। आर्थिक स्थिति चेंज हो सकती है लेकिन जाति किसी की चेंज नहीं हो सकती। अगर कोई आदमी ऐसी है तो ऐसी ही रहेगा, एसटी है तो एसटी ही रहेगा, भले ही वो पुलिस बन जाए, भले ही वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वो प्रधानमंत्री बन जाए, उसकी जाति कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर वो दलित है तो दलित ही रहेगा। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि जो जात है ना, जात कास्ट, वो सामने वाले के मन के अंदर होती है। जैसे कि जब ये मंडल कमीशन बना था ना, मंडल कमीशन, तो वो किसी बैकवर्ड क्लास के पास थोड़ी गया था कि तुम बैकवर्ड हो कि फॉरवर्ड हो, नहीं हुआ ना। वाकई कि आप देखो, जैसे कि मान लो कि जो मंडल कमीशन है वो माना कि वो ब्राह्मण के पास गया, फॉरवर्ड क्लास के पास गया, ब्राह्मण के पास गया और पूछा कि तुम बैकवर्ड हो कि फॉरवर्ड हो। अरे भाई, ब्राह्मण हूं मैं, सबसे ऊंचा हूं मैं, ठीक है, फॉरवर्ड हूं मैं, ये एबीसी जात है ना, ये नीची है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जो जात है ना वो सामने वाले के मन के अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सिस्टम को ही हटा देना है ताकि किसी भी जात के प्रति जातिगत भावना नहीं रहे। और सपोज दोस्तों ये जो SC ST वाले हैं ना, कल IAS बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, पुलिस बन जाते हैं, तो इससे क्या होगा दोस्तों, इनकी जो कास्ट की आइडेंटिटी है ना, जात की आइडेंटिटी है, वो कम हो जाएगी। और मान लो कल को कोई कलेक्टर है, जो बड़ा पुलिस अधिकारी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, आपके घर के अंदर आता है, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे कि तू दलित है बाहर बैठ, ऐसा नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे, उनकी सेवा करोगे, सेवा चाकरी करोगे, ठीक है ना। तो ये जो आप क्यों करोगे, क्योंकि उनके पास पोस्ट है। तो ऐसा ही, और मैं भी आपको पता होगा कि आपके गांव के अंदर ऐसे बहुत सारे होंगे जो दलित होंगे, जिनके पास बड़ी बड़ी स्कूलें होंगी, बड़ी बड़ी कोचिंग होगी, और उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे, अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे, और शायद में भी आप उससे उन्हें अपने घर के अंदर ना आने दो कि तू दलित है, तू अछूत है, मत आ मेरे घर के अंदर। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो जात की आइडेंटिटी को कम करने के लिए इन्हें आरक्षण दिया है। क्योंकि जब इन लोगों को सरकार के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ना, सरकार के अंदर पावर मिलेगी ना, तब इनका जो कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो कम होगा।
संविधान का जो आरक्षण देने का मकसद ये नहीं था कि आपको हम जो पैसों से संपन्न बना देंगे, आपको हम अमीर बना देंगे, ऐसा नहीं था। इनका जो आरक्षण देने का मकसद यह था कि क्योंकि ये सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, इनके साथ बहुत ही भेदभाव होता था, अमानवीय व्यवहार होता था, छुआछूत होती थी, इसके लिए इन्हें आरक्षण दिया गया। ऐसा नहीं कि गरीब हैं, ऑब्वियसली गरीब हैं, लेकिन गरीबी के लिए इन्हें आरक्षण नहीं मिला है। इस जो जात की जो सोच है, जो नीची जात की सोच है ना, इसको हटाना था। इस सोच को खत्म करने के लिए इन्हें आरक्षण दिया गया। और ये जो आर्थिक स्थिति की बात है ना, इकोनॉमिक कंडीशन की बात लगभग खत्म हो गई थी। और 2018 के अंदर हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया, जिसका मुद्दा कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसका रिजल्ट आया, आप न्यूज़पेपर में पढ़ लेना। अब आप कहोगे कि कैसे चल रहा है, हमें तो आरक्षण मिल गया है, लेकिन ये जो मुद्दा है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और कभी भी हट सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसे कभी भी रद्द कर सकती है। तो यह है मुद्दा। और हमने अब तक जो डिस्कस कर लिया है कि आरक्षण क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, आरक्षण कैसे आया, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आरक्षण कभी हट सकता है, क्या आरक्षण को कभी हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब क्यों नहीं हटाया जा सकता, मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों, अब यह सवाल पूछते हैं कि जिन्हें आरक्षण मिला है वो क्या चाहते हैं, उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? तो ऐसी बात है कि वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, हमें दबाया गया, हमारे साथ छुआछूत हुई है। आपको पता होगा कि अगर आपने वर्ण सिस्टम को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एससी के साथ कितना ज़्यादा गलत होता था। एसटी तो जंगलों में रहते थे, एसटी। और अगर आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उस इंसान को स्कूल के बाहर रहकर पढ़ाई करनी पड़ी। तो अगर मान लो आपके साथ भी कल ऐसा होने लग जाए, आप जा रहे हो अपने दोस्त के पास जा रहे हो और 3 दोस्त हैं, वो कुर्सी पर बैठे हैं और आपको नीचे बैठना पड़ जाए, तो हालांकि ये कुर्सी खाली है आपके लिए, लेकिन आपको वहाँ पर नीचे बैठना पड़ता है, तो आप क्या कहोगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इक्वल हो ना? तो आप क्या चाहोगे कि आपके साथ ऐसा ना हो ना? इसलिए ये जो आरक्षण है वो दिया गया ताकि जो जात की जो नीची सोच है ना, उसको खत्म किया जा सके। अब बात करेंगे इनकी शिक्षा की, तो 1961 का डेटा मेरे पास है और उस डेटा के अकॉर्डिंग एससी की जो टोटल जनसंख्या की सिर्फ 10.27% ही पढ़ी लिखी थी और एसटी की टोटल जनसंख्या की सिर्फ 5.4% ही पढ़ी लिखी थी। और जनरल की बात करूं तो इनकी 27% वो पढ़ी लिखी थी। और बेसिकली यहाँ पर जनरल प्लस ओबीसी है, क्योंकि जो सरकार है वो जनरल और ओबीसी का डेटा साथ में बताती है, इनके साथ भेदभाव नहीं करती है। तो लगभग इनका होगा 27.9%। और जो ओबीसी का सरकार नहीं बताती है तो ओबीसी का शिक्षा स्तर है वो जनरल की तुलना में काफ़ी कम होगा। और अगर मैं जनरल की बात करूँ उस समय के हिसाब से, तो उस समय 40 से 45% लोग हैं वो पढ़े लिखे थे। और उस समय आप इनकी शिक्षा का अंतर देखिए, एससी सिर्फ 10%, एसटी 8.5% और जनरल के लोग 30 से 35% लोग पढ़े हुए लिखे थे। तो अब आप बताओ कि कहाँ कॉम्पीट कर पाएंगे इसमें? मतलब इतनी ज़्यादा इनकी जनसंख्या और इतने कम लोग पढ़े हुए, तो कैसे सरकारी नौकरी पाएंगे आप बताइए? लगभग नगण्य। और अब मैं आपको 2012 का डेटा बताता हूँ और आज की स्थिति भी बताता हूँ कि जो ऐसी परिवार का एक लड़का सिर्फ 6.7 साल स्कूल जा पाता है, मतलब 7 साल मान लो, क्योंकि वो 6वीं और 7वीं के बाद ही स्कूल छोड़ देता है। ये स्थिति है इनकी। ऑन एवरेज एक एसटी का लड़का सिर्फ 5.9 साल स्कूल जा पाता है, बोले तो 6वीं से पहले स्कूल छोड़ देता है। एक ओबीसी का लड़का सिर्फ 7.8 साल स्कूल जा पाता है और एक जनरल का लड़का 11.5 साल स्कूल जाता है, बोले तो लगभग 12वीं पास कर जाता है। कितना शानदार नंबर है ये। और ये मैं 2012 के डेटा की बात कर रहा हूँ। और आज भी मेजॉरिटी ऑफ एससी एसटी वो 6वीं 7वीं के बाद स्कूल छोड़ देती है और जो जनरल के लोग हैं वो 12वीं पास कर जाते हैं। तो उस समय आप इनकी स्थिति देखिए, क्या वे पढ़ सकते थे, क्या वे स्कूल जा सकते थे? नहीं। तो आप समझे इनकी आप स्थिति को, क्या उस समय इनकी स्थिति कितनी खराब थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा है कि जो जात है ना, जात कास्ट, वो सामने वाले के दिमाग के अंदर होती है, इसलिए इनके साथ अमानवीय व्यवहार होगा, इसलिए इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। और अगर इनके पास आरक्षण नहीं होगा ना, तो आज जो इनकी स्थिति सुधरी है ना, वो भी नहीं सुधर पाती। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर आरक्षण नहीं होता ना आज, तो सारी की सारी जो होती गवर्नमेंट जॉब होगी ना, सारी की सारी जो सरकारी नौकरी होगी ना, उसमें जो लगभग 17 से 75% होगा तो उस पर जनरल का कब्जा होगा। और अगर मैं ओबीसी को मिला दूँ ना, तो उस पर लगभग 90% जो सरकारी नौकरी होगी ना, उस पर जनरल और ओबीसी का कब्जा होगा। और सिर्फ 10% सीटें ही एससी एसटी के लिए बच जाएगी। 10% कहाँ कॉम्पीट कर पाएंगे?
और ये जो 2021 का सेंसेक्स अभी आया नहीं है, लेकिन मैंने जो इकोनॉमिक टाइम्स का जो डेटा उठाया है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश की सिर्फ 30% जो SC/ST की जनसंख्या है उसमें वे 10% सीटें भी नहीं ला पाए हैं। तो समझो आप इनकी स्थिति कितनी खराब है। अब जो आरक्षण आया है तभी तो इनकी शिक्षा में इतना सुधार हुआ है, इनकी आर्थिक स्थिति में इतनी बदलाव आ रहा है। अगर ये आरक्षण नहीं होता ना तो ये बहुत ही ज़्यादा मार्जिनेट हो जाते, इनकी स्थिति बद से बदतर हो जाती, बहुत ही खराब कंडीशन हो जाती इनकी। और अगर आप जनरल वाले भेदभाव करते हो इनके साथ कि इनको आरक्षण क्यों मिला है, तो स्टॉप, आप अपने ऊपर लेकर देखिए। आप दिन रात काम करते हैं, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है, आपके घर की स्थिति, आप अपने घर परिवार सुधर नहीं रहा है, आपको कैसा लगेगा? और फाइनली, और मुझे तो इस ग्राउंड पर तो ये बात जस्टिफाइड लगती है। और अब बात करते हैं दिक्कतों की इन द सेंस कि SC/ST के लिए क्या दिक्कत हो सकती है, जनरल वालों के लिए क्या दिक्कत हो सकती है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन SC/ST के लिए क्या दिक्कत हो सकती है। तो पहली दिक्कत यह है दोस्तों की सरकारी नौकरियां। 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो सरकारी नौकरियां वो सिर्फ 1.7 करोड़ हो गई। और सरकारी नौकरियां बोले तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 1.7 करोड़ जो है सरकारी नौकरियां हैं। और मजे की बात यह है दोस्तों कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो घटी है, बढ़ी नहीं है। ऑब्वियसली सरकार है वो सरकारी नौकरियों को प्राइवेटाइज कर रही है, आपको पता होगा। तो सरकारी नौकरियां घटी होगी ना। और आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर हमारे जैसे आपके जैसे काम करने वाले युवा 50 करोड़ हैं और सरकारी नौकरियां कितनी है? 1.7 करोड़। अगर मैं SC/ST की मिला दूं तो इनकी जनसंख्या कितनी है? 30% बोले तो 40 से 42 करोड़ की पॉपुलेशन है। और अगर मैं इनको तीनों को मिला दूं, OBC को मिला दूं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को के अकॉर्डिंग, जो अगर आपको पता नहीं कि मंडल जो कमीशन की रिपोर्ट क्या है, आप एपिसोड 2 या 3 को जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा। और अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर इनको तीनों को मिला दे तो होता है 75%, 75%। तो 75% बोले तो कितना होता है पॉपुलेशन में? 90 से शायद 95 करोड़ होता है लगभग। और सरकारी नौकरी कितनी है? 1.7 करोड़। तो अगर इनको 50% रिजर्वेशन मिलेगा तो कितना रहेगा? तो 90 लाख नौकरियां। तो आप समझो कि 90 करोड़ की पॉपुलेशन में से 90 लाख नौकरियां मिलती हैं इनको। 90 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 90 लाख नौकरियां हैं इनके लिए। और बाकी बची सरकारी नौकरियां हैं वो है 90 लाख, क्योंकि 90 लाख सरकारी नौकरियां SC/ST OBC और 90 लाख नौकरियां वो है जनरल वालों के लिए। तो आप कहाँ कॉम्पीट कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो जनसंख्या है वो 30 से 40 35 करोड़ की होगी आसपास। तो समझ रहे हो ना आप। और यहाँ पर अब दिक्कतें कितनी आ रही है? 2 दिक्कतें हो रही है। पहली दिक्कत ये हो रही है कि जनरल वाले कहते हैं कि आरक्षण के कारण हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। अब आप बताओ भाई साहब, सरकारी नौकरियाँ पहले से ही बहुत ही कम है, अब इसकी क्या गारंटी है कि अगर सरकारी जो आरक्षण होगा तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी? ये पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा यह है दोस्तों कि सरकार को तो मौज पड़ी है, सरकार चाहती है कि ऐसा ही सिस्टम चलते रहे, ऐसा ही सिस्टम ये चलता रहे, सरकार को इसमें मौज है। अब आप समझ रहे हो ना। अब सरकार को क्यों मौज है बात करेंगे अगले एपिसोड में। और उम्मीद करता हूँ आपको मैं हमारा 4था एपिसोड बहुत ही शानदार लगा होगा, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत ही भयंकर रिसर्च की है। हमने इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत सारी जगहों से डेटा को कलेक्ट किया है, उसके बाद हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आप इसे शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कर सकते हो। नॉलेज के लिए एक पढ़ने वाला विद्यार्थी हो या फिर एक पढ़ाने वाला शिक्षक हो, इनको सभी को ज़रूर शेयर करें। और जिनको भी डाउट हो आरक्षण के बारे में तो आप बोले कि आप KD राठौड़ के सारे एपिसोड एक बार देख लें, आरक्षण की सारे के सारे एपिसोड देख ले। और अगले आने वाला वीडियो, जो अगले आने वाला एपिसोड होगा वो फाइनल होगा, उसमें अपनी बात कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सपोर्ट सेक्शन को चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए द KD राठौड़ शो। बहुत बहुत धन्यवाद।